नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में लेफ्ट राइट एंड सेंटर सेलिंग हुई है एफआईआई की ओर से, और एचएनआई बड़े लोगों ने भी बेचा होगा क्योंकि मार्केट काफी बुरी तरीके से टूटा। कारण आप लोग जानते ही हैं कि जो युद्ध चल रहा है ईरान के बीच में, इसराइल और अमेरिका के बीच में, वो काफी अगली शेप लेता हुआ जा रहा है और अभी भी कोई विजिबिलिटी नहीं है कि वो कैसे रुकेगा या उसमें कोई बातचीत होगी। कुछ भी नहीं हो रहा है और उसका जो कोलेटरल डैमेज है वो क्रूड के रूप में हमें दिख रहा है कि उसने फ्राइडे की क्लोजिंग $103 पे की है। तो काफी उतार चढ़ाव हुआ, 115 से 85 आया, फिर ऊपर गया, लेकिन फाइनली 103 की क्रूड की क्लोजिंग सीरियस चैलेंज उन देशों के लिए जो लोग अपने लिए एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। तो एक नजर डालते हैं मार्केट की तस्वीर क्या थी, उसके बाद सुनील सर के साथ उनका स्वागत करते हुए फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर को आप देखिए, ये है हमारा 9 से 13 मार्च के हफ्ते का मार्केट। निफ्टी अकेले इसी हफ्ते में 5.5% के आसपास गिर गया। फिर तमाम इंडाइसेस दिए हुए हैं। ऑटो इंडेक्स लगभग 10.5-11% गिरा है। पीएसयू बैंक, डिफेंस, मतलब इवन डिफेंस भी, जहां वॉर चल रहा, वो भी गिर गया 7% इस हफ्ते। तो इसका मतलब ये हुआ कि तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने हर सेगमेंट, हर सेक्टर में की है। और ये सिर्फ एक हफ्ते का मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ अगर आप इसको एक महीने में कन्वर्ट करें कि एक महीने में क्या हुआ, तो निफ्टी अकेले 9% नीचे है। निफ्टी 500, बैंक निफ्टी 11% गिर चुकी है। प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी, कोई बचा नहीं है। ऑटो इंडेक्स 14.5%, रियल एस्टेट 14%। टूरिज्म, क्योंकि वो ट्रैफिक वैफिक सब रुक रहा है, लोग जा नहीं रहे, तो उसकी में भी बड़ी गिरावट है। तो ये तस्वीर इस तरफ दिखा रही है हमें कि काफी ज्यादा बिकवाली हुई है और उसके जो रियल प्लेयर्स हैं वो ये हैं। एक तरफ हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर और दूसरी तरफ एफआईआई से। तो केवल मार्च का आंकड़ा हम लेके चल रहे हैं। मार्च में लास्ट वीक सोमवार से जो आप देखिए बिकवाली शुरू हुई है, 13 मार्च तक कंटिन्यू, आखिरी दिन यानी शुक्रवार को तो उन्होंने लगभग 11,000 करोड़ की सेलिंग करी है। टोटल वीकली बेसिस पे 35,000 करोड़ की सेलिंग। सामने डीआईएस ने 37,000 करोड़, यानी मैच किया है, थोड़ा सा ज्यादा किया, लेकिन फ्राइडे को आप देखिए तो चूक गए वो। उनसे लगभग 700-800 करोड़ कम खरीद पाए। हालांकि उन्होंने पूरे हफ्ते उसको मैच करने की कोशिश जरूर की है। और नेट नेट मार्च में अभी कितने, पिछले हफ्ते 4 और फिर 5, 9 ट्रेडिंग सेशंस में 56-57 हजार करोड़ की सेलिंग फाइज ने की है और डीआईएस ने 60,000 करोड़ की बाइंग की है। तो ये तस्वीर आपको दिख रही है कि इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में। कोई लार्ज कैप की तो मतलब अच्छे से धुलाई हुई है, मिड स्मॉल तो फिर भी कंपेरेटिवली कम गिरे हुए हैं, लेकिन लार्ज कैप में बहुत पिटाई हुई है। ऐसे सिनेरियो में 3 सवाल मन में उठते हैं कि जो सुनील सर से मैं पूछूंगा कि एक तो इस समय करंट मार्केट पर उनका व्यू क्या है, कैसे उसको एसेस कर रहे हैं वो। दूसरा, जो भारत के लिए स्पेसिफिकली बहुत दिक्कत वाली एक करेंसी वीक हो रही है। 92.5 पे $1 का प्राइस चल रहा है। एक्सचेंज रेट जोड़े तो 93 तक बैठेगा ये। उससे हमारी ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा क्रूड की वजह से। और फिर आखिरी सवाल कि आप और हम करें क्या, इन्वेस्टर इस समय क्या करें। इन 3 सवालों का जवाब सुनील सर से लेंगे। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीक आप भी बहुत बिजी रहे होंगे, तमाम फोन आ रहे होंगे आपके पास कि क्या करूं क्या करूं। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए। तो एक एक क्वेश्चन हमें समझाइए पहले कि इस समय आपका मूड क्या है मार्केट का। मैं वो एंड में रिप्लाई देता हूं आपको, क्योंकि पहले हम थोड़ा सिनेरियोस को डिस्कस करके कि क्या हो सकता है। आपने दिखा दिया कि क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट करेक्शन, एफआई फ्लोस, सब आपने दिखाया है। मगर मैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन एंड में आंसर करूंगा। पहले ये वीकर करेंसी और राइजिंग क्रूड प्राइसेस, इसका असर क्या हो सकता है। आप मान लीजिए कि हम कोई डेफिनेटिवली कि ये होगा ये नहीं होगा नहीं कह सकते हैं, बिकॉज हमें सिनेरियोस देखना है कि कैसे सिचुएशन पैन आउट होता है, क्योंकि वॉर कितने दिन तक चलेगी, कब तक चलेगी और कौन जीतेगा। आई मीन सब मान रहे हैं कि यूएस जीतेगा, मगर वो जीत का समटाइम्स द लूजर इज द विक्टर, क्योंकि जीत में इतना उनको घायल होते हैं तो अल्टीमेटली डाउट होता है कि कौन रियल विनर है। तो वो भी देखना है सिचुएशन में। तो मैं पहला जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखूं कि देखिए, एक चीज मैं कहूंगा बिफोर वी गो टू दिस स्लाइड। एक मिनट आप वो एफआई फ्लोज की स्लाइड में जाएंगे तो मेरे को थ्रेड वहां से पकड़ना है। देखिए, अब
भयंकर बिकवाली एफआईएस की हुई है, क्योंकि ये क्या है, 8-10 ट्रेडिंग डेज की है, शायद 8 ट्रेडिंग डेज की है, राइट। 57,000 करोड़ बिकवाली, राइट। सो ये भयंकर एफआई की बिकवाली है। और डीआईएस ने उसी पीरियड में 60,000 करोड़, यानी उनके पास जितना एमुनिशन है उन्होंने लगा दिया है पूरा, कुछ नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये मंथली फिगर है जो 15 दिन में उन्होंने कर दिया है। तो दो चीज सामने इसी से स्लाइड से हम देख सकते हैं, राइट। मैं इस स्लाइड को फिर वापस भी आपको डालने के लिए कहूंगा, मगर अब के लिए मैं बता रहा हूं कि दो चीज है इसमें। पहली चीज है कि मार्केट की गिरावट के पीछे एफआईएस का ही ज्यादा हाथ है, क्योंकि डीआईएस ने भरपूर जो हाथ में है पैसा उसको डाल दिया है, क्योंकि मंथली इनफ्लोज इक्विटी फंड में क्या मुश्किल से 25-30 हजार मिल रही है। तो ये 2 महीने का इनफ्लो 15 दिन में डाल दिया उन्होंने। आई मीन डीआईएस में इंश्योरेंस भी है, पीएमएसएएफ भी है, तो मैं खाली म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। तो मेरा क्या होता है कि डीआईएस इस गिरते हुए चाकू को पकड़ते रहे हैं। वो सही गलत बाद में दिखेगा, बट इतना, सपोज उन्होंने मार्च 9 को खरीदा, मार्च 9 टू मार्च 13 की गिरावट उनके पोर्टफोलियो में दिखी ना, राइट। राइट। तो वो नुकसान को नहीं देख रहे, फिर भी खरीदारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट चीज, अब उसमें सवाल ये उठता है कि ये कितना दिन तक उनके पास पैसा रहेगा, क्योंकि ये नेट फ्लो है ना। अब ये 60,000 करोड़ कर दिया तो और कितना है पैसा उनके पास। 5% ऑफ म्यूचुअल फंड का जो कैश बैलेंस होता है वो समझे कि 2-2.5 लाख करोड़ है, राइट। अब उसको 5 से कोई भी 3% से कम तो कैश नहीं रखेगा, रिडेम्पशन मीट करने तो कैश थोड़ा रखना ही है। तो 1 to 2% माने क्या 1 लाख करोड़ का कैश होगा इसके ऊपर, ऐसा सरप्लस कैश जो वो यूज कर सकते हैं डिफेंस को। तो अगर ये एफआई की सेलिंग कंटिन्यू रहेगी तो द फॉल कैन बी इवन वर्स, बिकॉज वो डीआईएस सपोर्ट विल डिमिनिश, राइट। तो वो एक फैक्टर आपको। तो इसलिए मेरी फोकस है कि एफआईएस की क्या आउटलुक हो सकती है, यही डिसाइड करेगी मार्केट को, क्योंकि डीआईएस कोई नेगेटिव व्यू नहीं ले रहे हैं। और एक बात और जो स्लाइड में नहीं है वो कहूंगा कि कल की बात करें, ये आपने कहा कि 10,000 करोड़ की बिकवाली है। एक्चुअली मार्केट के गिरावट के पीछे खाली ये नहीं है, कल के दिन ही उन्होंने 5,200 करोड़ निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट किया है, राइट। और ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ ऑप्शंस में उन्होंने नेगेटिव व्यू लिया है, और 1,000 करोड़ निफ्टी स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट किया है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस 7,500 करोड़ वो एफएनडो मार्केट के जरिए मार्केट को धमकी दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली दिस इज 18,000 करोड़ इंपैक्ट, नॉट 10,000 करोड़। हम खाली कैश की बात कर रहे हैं। तो एफएस की जो एक आउटलुक है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी मार्केट की आउटलुक, क्योंकि डीआईएस जितना हाथ में है पैसा वो डाल रहे हैं मार्केट के अंदर। ओके, तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपने पूछा कि व्हाट इज द आउटलुक फॉर द मार्केट, जो भी है, एफआईएस क्यों बेच रहे हैं? एफआईएस बेच रहे हैं बिकॉज उन्हें इंडिया रिस्क लग रहा है। इट इज नॉट एज अ डोमेस्टिक, एक रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई इन्वेस्टर, इवन थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड सेक्टर चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ऑयल से इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा तो वो शायद करेक्ट ज्यादा होगा, यहां पे नहीं होगा। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे, जो मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि कोई भी सेक्टर बचा नहीं भैया, राइट। कोई भी सेक्टर बचा नहीं। अभी इसके पीछे क्या है, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होने वाले सेक्टर पे भी इतना असर है, जैसे आईटी लीजिए, बैंक लीजिए, बैंक निफ्टी लीजिए, राइट, निफ्टी पीएसयू बैंक भी लीजिए। वो तो क्या है कि ये एक इंडिया सेल ऑफ हो रहा है एफआई की ओर से। इट्स नॉट अबाउट अ सेक्टर इंपैक्टेड। अच्छा, इंडिया के अंदर तेल के दाम के बढ़ने के कारण तेल रिलेटेड सेक्टर को बेचो, नहीं, ये इंडिया को बेचो वाली बात जा रही है, क्योंकि ये खाली स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, ये इंडिया का रिस्क का बात है, इंडिया की रेटिंग की बात है, इंडिया की इन्फ्लेशन। तो इसलिए मेरा डिस्कशन जो करूंगा मैं एज कंट्री इंडिया,
व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस सिचुएशन, वो पहले देखना होगा, फिर मार्केट के पास है। सर मैंने तो इसमें देखिए रेलवे सेक्टर के भी डाल दिया, रेलवे पीएसयू भी 10% गिरे हुए हैं। आप सही कह रहे हैं कि ये इंडिया सेलिंग हो रही, ना कि सेक्टर स्पेसिफिक। मतलब उसका तो कोई ट्रेड भी नहीं होता, कोई प्रॉपर फॉर्मल सेक्टर भी नहीं, लेकिन फिर भी रेलवे पीएसयूज भी 9% नीचे हैं। दैट इज द काइंड ऑफ सेलिंग यू कैन सी। करेक्ट। तो अब आएंगे टू द फर्स्ट स्लाइड। यस, तो फर्स्ट इसमें 3 थ्रेट है ये वीकर करेंसी और राइजिंग क्रूड प्राइस के। फर्स्ट कि हमारी ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, हर $10 क्रूड प्राइस बढ़ने से इंडिया का इंपोर्ट बिल $14 बिलियन बढ़ता है। ओके, और इसके साथ उसके ऊपर रुपी भी वीक हो गई, तो इमेजिन कि ये डॉलर डिनोमिनेटेड है इंपोर्ट्स ना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी जो हाई रिस्क टेरिटरी होता है उसकी ओर जा सकती है। तो फर्स्ट इंपैक्ट है अपना ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर। ओके, सेकेंड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि ये हायर फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर ऑल कस्टमर गुड्स, राइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पेंट रिलेटेड सेक्टर और टायर रिलेटेड सेक्टर, पूरा का पूरा आपको ये होता है। तो एंड ये फ्यूल कॉस्ट अगर गवर्नमेंट ने पास ऑन किया कस्टमर को, तो सोचिए सिचुएशन, retail inflation could jump by 30 to 70 basis points, breaching the RBI 6% upper tolerance limit. तो रेट कट तो भूल जाइए, डिस्टेंट ड्रीम, रेट हाइक की बात भी आ सकती है सिचुएशन में। ये है एक डर है जो ऑलरेडी एफआईएस के मन में है, इसलिए कई दिन वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ द डे बैंकिंग सेक्टर रहा है। यस, बिकॉज अगर ये होता है तो, क्योंकि जीसेक ऑलरेडी 6.79% पे गई ना 10 ईयर, और ये सब पीएसयू बैंक सब दे होल्ड सो मच ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो मार्क टू मार्केट लॉस। सेकेंड, उनकी ऑलरेडी क्रेडिट रेशियो, डिपॉजिट रेशियो 82.5% पे चली गई है, यानी उनको डिपॉजिट उतने नहीं मिल रहे, तो दे हैव टू बोरो फ्रॉम द मार्केट। तो नेचुरली हायर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो मार्केट रेट्स विल आल्सो गो अप, तो उनका निम पे ऊपर भी प्रेशर का एक एंटिसिपेशन है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम पे प्रेशर आ रहा है फ्रॉम एफआईआईस, वो बैंक स्टॉक्स को भी बेच रहे हैं। तो ये है सेकेंड थ्रेट ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। और तीसरा है फिस्कल स्ट्रेन। इफ गवर्नमेंट कंज्यूमर को एक्साइज ड्यूटी कट करके या ओएमसी के जरिए ऑब्जॉर्व करके करेगी, तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट, बिकॉज देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी किया तो उनका डिविडेंड घट जाएगा, तो असम में गवर्नमेंट पे कोई इम्पैक्ट आएगा ना। यस, राइट। तो देन फिस्कल डेफिसिट का मिस हो गया तो वो बात अलग है कि रेटिंग एजेंसी की कुछ ये हो सकते हैं, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रा के लिए जो खर्चा उन्होंने एलोकेट किया वो उसमें कटौती करेंगे टू समहाउ मैनेज द बैलेंस। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो एक एफआई के मन में इंडिया के बारे में देख रहा है कि एज अ रिस्क टू द इंडिया एज अ स्टॉक, क्योंकि अल्टीमेटली एक देश उनके लिए स्टॉक है और देश का रिस्क परसेप्शन इससे बढ़ गया है। राइट। सो दिस इज द रीजन दैट इंडिया इज बीइंग सोल्ड। अब इसका इंपैक्ट ऑन द मार्केट, तो मैं कह रहा हूं कि पहले हम कोई एक सिनेरियो के ऊपर बेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ट्रम्प बेट्स के इस तरफ से कल उठेंगे या उस तरफ से उठेंगे। तो हमें सिनेरियो एनालिसिस करना है। तो मैं फर्स्ट मॉडरेट स्ट्रेस वाली बात करता हूं कि क्रूड 103 से 85 to 95 में आके सेटल होती है। ओके, और फिर रुपी 91 to 93 के बैंड में ही रहती है, तो समझिए कि जीडीपी का ग्रोथ मैनेजेबल होगा, 7% के लेवल पे अगले साल की बात होगी, और आरबीआई भी रिजर्व्स को यूज करके मैनेज कर सकती है। ये मॉडरेट स्ट्रेस बात है, जिस आइडियल बेस्ट सिनेरियो। बट सिवियर शॉक होगा अगर ये 103 से 110 उस लेवल पे सस्टेन हुआ, और जो फ्लाइट आउट ऑफ एमर्जिंग मार्केट इनटू डॉलर वो सस्टेन होता है, तो रुपी का वीकनिंग प्रेशर और भी बढ़ के 94 to 96 पे गया, तो जीडीपी कैन गो डाउन बाय 30 to 50 बेसिस पॉइंट्स। राइट। एंड इन्फ्लेशन हाई होगा, आरबीआई तो रेट कट पॉज करेगी, तो कंजम्पशन का भी स्लो डाउन होगा,
बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर गुड्स का प्राइस इंक्रीज कस्टमर के पैसे के पॉकेट से आता है, तो फ्रेश खरीदारी भी हो सकती है। तो ये सीवियर शॉक है, मगर एक क्राइसिस वाली सिनेरियो भी बन सकती है। वो है क्रूड $120 का और रुपए फिर एकदम से 98 प्लस वो हो गया, तो जीडीपी ग्रोथ तो 6 के नीचे गिरेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट 3% के ऊपर, और ये नॉन लीनियर हिट टू ग्रोथ आएगा बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन्स कोलैप्स हो जाएंगे, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग पे बोथ करेंसी एंड क्रूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो ये 3 सिनेरियो है सामने, राइट, एंड वो बेस्ट केस है मॉडरेट स्ट्रेस वाला पहला सिनेरियो फॉर FY27, राइट। तो मैं क्यों इसीलिए मैंने इसके सर कलर भी सील रखे हैं कि बेस्ट वाला ग्रीन रखा है, फिर जो सीवियर होगा उसको मैंने ब्लू कर दिया है, और क्राइसिस वाला मैंने बिल्कुल ब्लड रेड टाइप को किया है कि भाई वो सिनेरियो तो बहुत ही खराब हो सकता है। यस, तो अब मार्केट के ऊपर इसका कैसा होगा इम्पैक्ट, उसके ऊपर आते हैं। तो ये मैंने अगेन सिनेरियो के बेसिस पे किया है, और ये खाली लार्ज कैप का एनालाइज किया मैंने, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही कहा FIIC डिटरमिन कर रहे हैं क्या वो कर रहा है, राइट। DIS तो खरीदारी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बेस केस FIIs वैल्यूएशन ये सब FI लार्ज कैप्स की बात करूंगा। तो जो बेस केस था $85 to $95, 91, 92, तो मार्केट का जो PE ट्रेलिंग PE आज है 20 to 21 उसी पे रहेगी, और अर्निंग्स ग्रोथ भी जो 12% मार्केट एंटिसिपेट कर रही है उसी पे रहेगी। पर टाइम करेक्शन विल कंटिन्यू एज क्रूड इन्वेस्टर वेट फॉर क्रूड टू स्टेबलाइज, और लार्ज कैप स्टॉक्स है वो लीड करेंगी रिकवरी, बिकॉज बैलेंस शीट उनकी मजबूत होगी, कैश ज्यादा है और रिकवर करेगी। तो ये बेस केस सिनेरियो है मार्केट का, राइट। नेक्स्ट सिनेरियो है वो सेकेंड वाला जो स्ट्रेस सिनेरियो, विच इज ऑयल 100 to 115 और रुपी 94, 95। अब क्या हो गया, ट्रेलिंग PE 18 to 19x फेयर डिस्काउंट आएगा विद मार्केट करेक्शन, मगर फॉरवर्ड अर्निंग्स भी डाउनग्रेड हो जाएगी फ्रॉम 12% to 8 to 10%, और पेंट, केमिकल, एविएशन उनका तो PE डी रेटिंग होगा क्योंकि मार्जिन उनका एकदम कोलैप्स हो जाएगा, और इफ निफ्टी कुड इन दिस सिनेरियो हिट 22,000, ओके, व्हिच इज ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, almost about 7-8% fall from today's level of 23,150, right? तो ये है सेकेंड सिनेरियो। और थर्ड वाला जो सिनेरियो है ये तो कैपिटुलेशन वाला सिनेरियो है, तेल $120, रुपी 97, 98, तो मल्टीपल्स वैल्यू जोन पे आ जाएंगे, और मेरी आउटलुक है कि अगर ये होती है तो ये वंस इन अ जनरेशन का बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, बिकॉज देन विल बी रियली इन वैल्यू टेरिटरी। तो कोविड जैसे शॉक या GFC जैसे शॉक में जिसने भी खरीदा उसको बम्पर प्रॉफिट मिला है, तो तब आपको इमोशंस को फाइट करके आपको पैसा जम के लगाना है अगर ये स्थिति बनती है। सो थर्ड सिनेरियो में सर निफ्टी 18,000 मैंने डेलिबरेटली नंबर नहीं डाला उधर। मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ भाई, दर्शकों से सुन लीजिएगा नहीं, मैं एक्सट्रापोलेट कर रहा हूँ कि अगर ये सिनेरियो थर्ड आया तो निफ्टी 18,000 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि फिर जैसे ही वो खत्म होती है तो आपको FIIs की लाइन लगेगी पैसे डालने में, और आपको भी लगाना होगा, ठीक है। करेक्ट, ये नहीं बहुत ही वैलिड तीनों सिनेरियो बन रहे हैं। अभी जनरली मजाक में लोग कह रहे हैं, हालांकि वो फन फैक्ट है उसका कि जिस तरह से 300-500 पॉइंट निफ्टी रोज गिर रहा है, तो मजाक ही चल रहा था कि भाई 70 दिन का हमारे पास क्रूड का स्टॉक है, तो निफ्टी का स्टॉक भी सर 70 दिन का ही बचा है। तो मतलब लेकिन इन सीरियस नोट हमारा निफ्टी खड़ा है 23,151 पे, और वहां से 22,000 या 21,800 बहुत इंपॉर्टेंट लोग, सर्वन जैसे लोग मानते हैं कि टेक्निकली बहुत है, तो मात्र 1,400 पॉइंट है सर। ये तो मतलब 3 दिन का काम है। नेक्स्ट वीक ही हम लोग देख, अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो कंडीशन अप्लाई है इसमें, तो नेक्स्ट वीक ही हमें 22,000 का लेवल तो दिख सकता है निफ्टी में। तो हम लोग क्या सेकंड सिनेरियो के करीब पहुंच जाएंगे सर नेक्स्ट वीक, ऐसा मुझे लगता है, अगर मगर इसे लगाए, क्योंकि सिनेरियो हमें पता नहीं कैसे चीजें टर्न होंगी। नहीं, मगर जिस लेवल पे शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं ना, थोड़ी बहुत अच्छी खबर आने से शॉर्ट कवरिंग से थोड़ा स्पाइक अप भी हो सकता है नेक्स्ट वीक में। यस, बिकॉज 7,000 करोड़ का ओवरऑल शॉर्ट हुआ है ना मार्केट में, तो थोड़ा ओवर शॉर्ट हुआ है, तो
मेरे ख्याल में और थोड़ा एक जो उसको कहते हैं डेड कैट बाउंसर जो भी है, तो अगले हफ्ते शायद मार्केट में थोड़ी ओवर रिएक्शन के कारण थोड़ी रिकवरी मुझे सामने दिख रही है, शायद अगले हफ्ते ही, क्योंकि जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो को ऑलरेडी मार्केट ने बिल्ड कर दिया और एफआईएस ने बिल्ड कर दिया। अब समझिए कि कुछ भी अच्छा होता है, आई मीन अभी क्या है कि फ्राइडे के बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ है लास्ट 2 दिन में, और खराबी क्योंकि आज अरामको को रिफाइनरी को हिट कर दिया उन्होंने, ईरान ने। राइट सो खबर अच्छी नहीं है, मगर थोड़ी भी अच्छी खबर आती है तो एक बाउंस बैक, क्योंकि भयंकर ये शॉर्ट मैंने है ना इतना हुआ है। ऑफकोर्स सर्वेंद्र जी भी उसमें आपसे बात किया होगा, राइट? तो मेरा मानना है, मगर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ये लास्ट स्लाइड है ना, इसके बाद that third scenario last slide. हाँ, तो अब मैं जो इन्वेस्टर को क्या करना है ना, ये तो एक्सट्रीम सिनेरियो मैंने कह दिया, मगर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो कैन यू गो बैक टू दी एफआईआई फ्लो स्लाइड? Yes sir. अभी मैं खाली एक दिन की बात करता हूँ, मैंने रोज इसका स्टडी किया है, मैं खाली एक दिन की बात करता हूँ, मार्च 13 की बात करता हूँ। ओके, तो ये 10,716 करोड़ का सेलिंग था, मगर एक्चुअली क्या था पता है आपको? सेलिंग 25,000 करोड़ का था, बाइंग 14,000 करोड़ का था। Because this is net figure. नेट फिगर, तो मेरा नंबर है मेरे पास 14,285 करोड़ का बाइंग था, 25,001 करोड़ का सेलिंग था, तो टोटल 40,000 करोड़ की जो वॉल्यूम टर्नओवर थी, उसमें 40% बायर्स थे, 60% सेलर्स थे, और ये हर दिन की स्टैटिस्टिक में स्टडी कर रहा हूं, यही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हर एफआई नहीं बेच रहा है इंडिया को, जो, और मेरा एनालिसिस ऐसा है, जरा गौर से सुन लीजिए कि मार्केट में जो 25,000 करोड़ की सेलिंग हो रही है, उस तरह की सेलिंग कौन कर रहा है? एक है जो हेज फंड, जो एक मैं कहूंगा कि एक समझे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था, ओके, जिसने शायद 5 इयर्स के लिए पैसा डाला था, उसका क्लोज एंडेड फंड है, और वो 5 इयर्स अगले 3 महीने में खत्म हो रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 साल पहले उसने डाला पैसा, अब 4 साल और 9 महीने हो गए, अगले 3 महीने में उसको रिडेम्पशन करके इन्वेस्टर को पैसा देना है उसका, ओके, एफआई फंड का। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता है कि 3 महीने के बाद करेक्शन और भी होगा, तो वो पैसा तो आज जितना बचे वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर का उसका टारगेट डेट आ गया नजदीक, तो वो बेच रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है हेज फंड, जो कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, जिनका लेवल डाला हुआ जाता है कि इस लेवल पे आ जाओ तो बुक प्रॉफिट, या जो स्टॉप लॉस जो भी है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है, तो उनका जो ट्रिगर हो गया तो उनको बेचना है, वो दूसरे तरह का है। तीसरा है हेज फंड, जो देख रहा है कि सब लोग इंडिया बेच रहे हैं, तो क्यों ना मैं शॉर्ट करके पैसा बनाऊं, तो ये फियर से नहीं कर रहा है, ये ग्रीड से कर रहा है, ग्रीड से कर रहा है, यस। ये तीसरा है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं इंडिया को, ओके, और कुछ लोग जो बेच रहे हैं वो पैसे जाके डॉलर में डाल रहे हैं, तो इसलिए उसका करेंसी पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि वो बेच के पैसा करके क्या करेंगे, तो फर्स्ट इन्वेस्टर वो टेम्पररी उसको डॉलर की G-Secs में, डॉलर की ट्रेजरीज में डाल के सेफ रखेगा ना, तो वो इसलिए सभी देश में जो हो रहा है, तो वो जा रहा है पैसा, ठीक है। अब कौन खरीद रहा है? 40%, 14,000 करोड़ की खरीदारी हुई है, कौन? ये है लॉन्ग टर्म एफआईआई, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, जिसको इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी पसंद है, मगर ये फैक्टर आके आज करेक्शन दे रहा है, जो ही स्टॉक उसको सस्ते में मिल रहा है तो वो खरीद रहा है। तो इवन इन दिस वर्स्ट केस सिचुएशन जो हो रहा है आज, 40% ऑफ एफआईआई मनी इज एक्चुअली बाइंग द डिप। अब डीआईएस की बात करो, डीआईएस का कितना है? 9977, राइट? यहां पे पता है आपको 21,000 करोड़ की बाइंग और 11,000 करोड़ की सेलिंग, तो 10,000 करोड़ की नेट इनफ्लो है।
तो डीआईएस में भी कोई बेच रहा है, कौन बेच रहा है? डीआईएस बेच के कहीं नहीं जा रहे हैं, वो सेक्टर रोटेशन में वो बिकवाली है, राइट। राइट। तो डीआईए का जो सेलिंग हो रहा है वो सेक्टर रोटेशन वाली सेलिंग है, यानी रेलवेज की बात की आपने, डिफेंस की बात की, जहां पे उनको प्रॉफिट अच्छा बना है वो उसको बुक कर रहे हैं प्रॉफिट को, और उसी को वो थोड़ा डिप्लॉय कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग, राइट। राइट। तो अब ये दो दिग्गज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की सोच आपने समझा, तो मैं क्या समराइज करूंगा कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर either because of speculation of future fall or because he wants to book profits short term में वो बेच रहा है, और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी भी खरीद रहा है, और सिमिलरली डीआईएस में भी 3 to 5 ईयर आउटलुक से वो खरीद रहे हैं आज मार्केट में। तो एज अ निवेशक आप यहां से अपना पार्ट सीखिए, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जो लॉन्ग टर्म एफआई कर रहा है वही चीज आप कीजिए। अगर आपका आउटलुक शॉर्ट टर्म है, अगर 5 साल पहले आपने पैसा डाला था बट आपको बेटी की शादी 3 महीने में है, तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, आप नो प्रॉब्लम, क्योंकि यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क। अगर आप ट्रेडर है तो आप किस ट्रेडर के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो भैया? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के खिलाफ दूर रहिए, डू नॉट, आपके हाथ जल जाएंगे, राइट। तो जो भी शॉर्ट टर्म आउटलुक है, मैं कहूंगा कि आइदर यू सेल बुक प्रॉफिट्स, आपको पैसे की जरूरत हो, या फिर आप एज अ ट्रेडर आप घुसिए मत अभी, क्योंकि मैंने कहा ना एफआई शॉर्ट किया, आप भी जाके शॉर्ट करोगे एज ए ट्रेडर, तो जब शॉर्ट कवरिंग की रैली आएगी आप एकदम पूरा पैंट उतार के रहना पड़ेगा आपको, बिकॉज यू विल बी कॉट बाय द इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की स्पीड ऑफ एक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ एक्शन यू कैन नॉट मैच। इसलिए 90 to 95% एफओ में लॉसेस हुए। तो ये भयंकर रिस्की टाइम है फॉर अ ट्रेडर, स्पेकुलेटर ट्रेडर के लिए रिस्की है। शॉर्ट टर्म आउटलुक में आपको पैसे की जरूरत है तो आप जरूर बेच सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म आपकी आउटलुक है तो लॉन्ग टर्म एफआईएस जो कर रहे हैं वही बात आप ही कीजिए, करेक्ट, राइट। वन सेकेंड इज, जब मैंने आपके पहले शो में भी कहा था, क्या नहीं मुझे शिकायत मैं, कि जब से ये करेक्शन हुआ है मेरी सलाह थी कि हर दिन आप आपके प्री वॉर का जो पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन था उसी हिसाब से हर दिन 1% आपका फ्री कैश को लगाइए, ये मैंने सलाह दिया था, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि तब से अब मार्केट 20 कितना हुआ है अभी, निफ्टी का 10% लगभग गिर गया है, करेक्ट। तो अब वक्त है, बिकॉज 22,000 अगर बॉटम समझ रहे हैं, 23,151 पे आ गया, यस। अगर 22 समझिए कि बॉटम, सर्वेंद्र जी क्या करे मुझे पता नहीं, बॉटम वो कहां देखते हैं? सर्वेंद्र जी वही देख रहे हैं सर, उनका ये कहना है कि 22 पे सपोर्ट मिलना चाहिए और डिफेंड होना चाहिए। तो नाउ दैट वी आर क्लोज टू द सपोर्ट, मेरा कहना है कि जो 1% पर डे आप डिप्लॉय कर रहे थे, इफ यू आर टेकन माय एडवाइस, उसको दुगना करके 2% पर डे बढ़ा दीजिए, राइट। बट सेम थिंग कि आपकी जो पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन थी बिफोर द वॉर, उसी रेशियो में आज खरीदारी की। कोई सेक्टर रोटेशन मत कीजिए, क्योंकि अगर वॉर के बिगिनिंग किसी ने सोचा होगा अरे पेंट, टायर, एविएशन ये इसको तो वाट लगने वाली है मगर बैंकिंग सेफ है, तो आज इसका हालत सोचिए कि सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग में हुआ है। तो ये सेक्टर को चुन के इन्वेस्ट करने का वक्त नहीं है, राइट। ओके। तो मेरा मानना है कि आप जितना भी, जैसे भी आपकी पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म गोल्स के तौर पर आपने जो एडवाइजर का सलाह लेकर एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके जो भी किया था आपने, स्टिक टू द सेम थिंग, उसी पे इतने दिन से आपने 1% डाला है, तो अब आप 2% बढ़ा सकते हो, बिकॉज और भी गिर चुका है। तो वैल्यू एवरेजिंग जो मैं कह रहा हूं उसका अभी वी आर इवन क्लोजर टू द बॉटम, राइट। तो that is where I would say कि what should investors do, यही मेरी सलाह है। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, सेक्टर चर्निंग करने की जरूरत नहीं, और ये भी ढूंढने की कोशिश मत करो कि वो 40% लोग कहाँ खरीद रहे हैं मैं भी वहीं खरीदूंगा, ये सब चक्कर में मत पड़ो। जो आपने पहले से बढ़िया एलोकेशन कर रखा है सोच समझ के, उसी में आप 1% की बजाय 2% पैसा लगाना शुरू करिए,
क्योंकि मार्केट में एक्चुअली चार्ट पर भी हम लोग सब देख रहे थे आज जब उनका शो हम लोगों ने रिलीज किया था, तो इतना स्टीप फॉल है कि वहां पे एक सपोर्ट आना ही चाहिए, 21,800 22,000 के आसपास एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो टूट गया मान लीजिए, तो फिर वो जनरेशनल वाला मामला हो जाएगा, फिर तो आपको कुछ भी करना है, लेकिन एक सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि बहुत तेज गिरा है मार्केट, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसको नेक्स्ट वीक में एक सपोर्ट मिल सकता है। वो भी सरवेंज भी इसी व्यू के थे कि 22,000 के आसपास इसमें एक रिवर्सल बनता है, क्योंकि बहुत वन वे गिर रहा है, तो उसको थोड़ा सा वहां पे रुकना चाहिए। तो हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा मार्केट और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है। सर अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इस वक्त जो हम लोग एक आशंका है हम लोगों की कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कटना तो भूल जाएं, 2026 में तो कटवट तो भूल जाइए, क्या ये आशंका भी बन सकती है कि अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग हो गया 1-2 महीने, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि रेट हाइक की संभावनाएं बन सकती इसी कैलेंडर ईयर में, नॉट FY27? ठीक है, मेरा मानना है कि वो बहुत लिमिटेड चांस है। मैं इसका कारण बताता हूं कि रेट कट्स ऑलवेज डिमांड साइड को ही इम्पैक्ट कर सकती है, सप्लाई साइड को उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकते, लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अगर रेट्स उन्होंने बढ़ा दिया तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो बोरिंग होती है वो कॉस्ट इन द फूड ग्रेन्स में थोड़ी बहुत उसमें इम्पैक्ट आती है, राइट। अदरवाइज मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का इम्पैक्ट डिमांड साइड पे ही होता है, और ये इन्फ्लेशन स्पाइक जो हो रहा है और होने वाला है वो सप्लाई साइड की बात है। तो इंटरेस्ट रेट एज अ टूल कैन नॉट कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन, राइट, वन। सेकेंड, ये इन्फ्लेशन लोगों के हाथ में जाएगा तो उनकी कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगी, कंज्यूमर कम हो जाएगी तो डिमांड घटेगा। तो ऑन द कॉन्ट्ररी आरबीआई को और भी रेट कट की बात सोचनी होगी, क्योंकि टू बूस्ट द कमांड, बट अनफॉर्चुनेटली उनके अपने रूल्स के अंदर वो इम्प्रेजेंट हो गए हैं। 2 to 6 उन्होंने डाला है। अगर इन्फ्लेशन 6 के ऊपर प्रिंट होता है तो वो रेट कट नहीं कर सकते। उनकी सोच हो सकती है क्योंकि ग्रोथ थोड़ी डाउन में आ रही है और करना है, बिकॉज यू वांट द डिमांड साइड टू मैच अप, बट दे कैन नॉट, बिकॉज दे हैव सेट द रूल्स फॉर देमसेल्व्स कि 2 to 6 हमारी बैंड है। 6 से ऊपर गया तो रेट कट नहीं कर पाएंगे, मगर नीड ऑफ द आवर विल बी रेट कट टू बूस्ट द ग्रोथ, बिकॉज ग्रोथ में भी इंपैक्ट आएगा ना। मगर सो मेरा मानना है कि आरबीआई एक अकोमोडेटिव न्यूट्रल स्टांस पे ही रह सकती है। सो रेट हाइक की संभावना नहीं होगी, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प टू कूल डाउन द इन्फ्लेशन। तो फिर क्या फायदा रेट हाइक करके? अगर डिमांड तेजी से बढ़ रही होगी, लोग बहुत ज्यादा होम लोन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा गाड़ी ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, तो उसको कूल डाउन करने के लिए रेट हाइक करने कूल डाउन कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। पर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। कंजम्पशन कहां से तेजी से दौड़ रहा है कि डिमांड साइड की इन्फ्लेशन? भैया वो तो बिल्कुल दूर दूर की बात है। थोड़ा ऑटो में सेल्स देखा फेस्टिवल सीजन में, बस उसके अलावा थोड़ी कंजम्पशन में कोई बढ़त है। अभी उम्मीद है कि जीएसटी कट का इम्पैक्ट पूरा इस साल में दिखेगा, मगर आपकी जो माहौल है अभी उसके बारे में तो अभी कुछ साफ कह नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल में मैंने ही लिखा था उसमें कि रेट हाइक विल कम इनटू द प्रोबेबिलिटी, मैंने स्लाइड में लिखा था, मगर वो जस्ट एक प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने लिखा था। बट देयर इज नो वे दैट रिजर्व बैंक कैन hope to do rate hike. For what purpose? It will kill growth even more, na? Absolutely. So I don't think a rate hike will happen, because demand side story sluggish ही है इंडिया में। is only the high end properties का अभी भी सब उधर ही हो रहा है। के शेप का अभी पूरा यू शेप में, खाली ऑटोमोबाइल्स में थोड़ी दिखी थी बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट का सेंटिमेंट। बट वी आर दूर दूर से हम अभी तक डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन आके इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी, तब ही आपको एक रेट हाइक की बात आएगी। तो ऐसी नहीं है बात, और ऐसी नहीं कि ग्रोथ भी इतनी तेजी से हो रही है कि कूल डाउन करने की जरूरत है। करेक्ट, राइट। सो आई डोंट थिंक रेट हाइक इज ऑफ द टेबल अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, वो ये बात सही है आपकी, क्योंकि यूएस में ऑड्स ने भी उम्मीद छोड़ दी है रेट कट की, वो भी न्यूट्रल स्टैंस में आ गए कि इस साल कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूएस में भी अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ये सब है।
तो वहां पे दिक्कत आएगी। इसमें सर बस एक ही कैविएट लेके चलें कि वॉर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और पॉजिटिव हुआ तो इतनी तेज शॉर्ट कवरिंग आई, ये लोग पकड़ नहीं पाएंगे सर, नहीं, मगर इसीलिए पकड़ने पहले की जरूरत है। अगर आपने सलाह सुनी तो 1-1% हर दिन डाला तो 10% तो कैश डाला होगा इन 10 दिनों में। सर अभी दो दो कर देना चाहिए एकदम, क्योंकि एकदम हो मतलब गया। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप बेस्ट करेक्ट, जज करेक्ट, हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है मार्केट की, और मुझे लगता है बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारे सिनेरियो आपके सामने है कि ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, मार्केट कहाँ जा सकता है। इतना क्लैरिटी के साथ आपने को किसी ने शायद नहीं बताया होगा। तो आप अकॉर्डिंगली अपना एक्शन प्लान बना लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र शो है जहाँ पे पूरा एक्शन प्लान भी आपके सामने रखेगा, आपको करना क्या है। तो करना क्या है, और जैसे कुछ लोग ये ढूंढेंगे कि ये वाला खरीदे वो खरीदे, उसका भी सोल्यूशन है कि जो आपने पहले एसेट एलोकेशन बना रखा है उसी को आप उसमें ही एडअप करते जाइए, तो आपको एक बेस्ट प्राइस में वहां पे मिलेगा। सर लास्टली जाता था एक क्वेश्चन, और कोई बढ़िया सा ETF आपकी नजर में है क्या, विदाउट नेमिंग द नेम ऑफ द एनी फंड हाउस, ऐसे कि मतलब कोई सेक्टोरल ETF आपको अच्छा लगता हो? मुझे बैंक ETFs अच्छे लगते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल में मैं बेट कर रहा हूँ कि आई एम इन्वेस्टिंग फॉर द डे द वॉर गेट्स ओवर। राइट राइट। राइट। अब वॉर गेट्स ओवर में क्या हुआ है कि ऑयल रिलेटेड सेक्टर में थोड़ा ये डैमेज थोड़ा परमानेंट सेमी परमानेंट सा होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन बिकॉज क्योंकि जो है तो वहां पे आप सोच सकते हैं कि ऑयल आ गया तो सेंटिमेंटली स्टॉक्स बढ़ सकती है, मगर उनके जो अर्निंग्स आएगी उसमें उसका इम्पैक्ट दिखेगा कि ये ऑयल स्पाइक का। राइट। वेयर बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल ऑन द अर्निंग्स नहीं है। ये खाली ये सब जो कह रहा ना सेल इंडिया, या फिर एक रेट कट की उम्मीद थी, या G-Secs बढ़ रहेंगे, ऐसी एक डेरिवेटिव इम्पैक्ट का उधर दिख रहा है। तो मेरे ख्याल में बाउंस बैक उधर ही, जब वॉर एंड होती है उधर ही होगा। राइट। और FIS भी जब वापस आते हैं, पैसिव फंड्स वापस होते हैं, 30% तो बैंकिंग का अलोकेशन जाएगा ही। तो मेरे ख्याल में अब बैंक ETF टू मी राइट लुक्स टू बी द not impacted but impacted, not impacted by the oil but impacted in terms of stock price. Correct. So when this threat goes away, उसके लिए कोई सिचुएशन नहीं है कि उसका उतना नुकसान हो गया एज ए EPS ग्रोथ और उसको अभी वापस ला रहा है, नहीं। whereas एज अ ऑयल इंपोर्टर उनका नुकसान होगा ना, बिकॉज रॉ मटेरियल को हायर कॉस्ट में खरीदा होगा, वो सेलिंग प्राइस में उसको कॉम्पेंसेट नहीं करेगा, तो एक परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू हो सकता है उधर, जिसको बाद में रिकवर होके लाना है। बट इज नॉट द केस विद बैंकिंग। वेरी ट्रू। ये तो मेरा भी मानना था कि बैंक का मतलब जबरदस्ती पिटाई हो रही है उनकी बेचारों की, और जब रिकवरी आएगी तो बहुत शार्प होगी। तो आप एक तो इतने सारे बैंक, इतनी फाइनेंशियल कंपनीज, आप सबको लेने के बजाय उसके ETF पे फोकस करें, जो भी आपको अच्छा लगता हो अपने एडवाइजर से पूछ के, तो मजा आ जाएगा उसमें, क्योंकि और पैसे तो लगाना ही है। सर थैंक यू सो मच, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारे सिनेरियो हमने पेंट कर दिए हैं कि आपको क्या करना है, एक्शन प्लान आपके सामने है। और अब तो चलो एक ETF की भी बात हो गई है, तो उस हिसाब से एक्शन करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये शो आप सुनील सर के चैनल पे भी देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को आप सपोर्ट करिए, तो जिससे हम और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर। अब देखते हैं अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है, क्या होता है, तो अगला शो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।